नाउ लेक्चर रिकॉर्डिंग है स्टार्टेड। जरा ध्यान दीजिएगा। डिस्पर्शन सेंट्रल टेंडेंसीज के चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब सबसे पहला सवाल या सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो मैं आप सबके साथ डिस्कस करना चाहूंगा वो है चेंज इन स्केल और चेंज इन ओरिजिन का। चेंज इन स्केल और चेंज इन ओरिजिन के कॉन्सेप्ट में आप सबको याद है कि मीडियन और मोड मीडियन और मोड ये चेंज इन स्केल और चेंज इन ओरिजिन से इम्पैक्ट होते हैं पर वेरिएंस, रेंज, क्वार्टाइल डिविएशन, मीन डिविएशन और वेरिएंस की वजह से स्टैंडर्ड डिविएशन, ये सारे आर नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन but are affected by change in scale but are affected by change in scale। इस पॉइंट को याद रखना बेहद ज्यादा जरूरी है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन इस चैप्टर के अंदर। ये पॉइंट्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि इसके बेसिस पर आपको एमसीक्यूज का एक कहीं ना कहीं तो पूरा बौछार इसकी होने वाली है। तो अगर मैं इस बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस इन अ डिस्ट्रीब्यूशन are affected by or rather are increased by 6, इंक्रीज बाय 6 मतलब क्या, +6 किया हर इसको, द वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए, नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन, नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन। चेंज इन ओरिजिन का मतलब क्या, प्लस या माइनस करो देर इज नो इम्पैक्ट। इफ इट इज इंक्रीज बाय 6, एक्स बार क्या होगा इसका, एक्स बार will increase by 6 but variance will not be impacted or similarly standard deviation will not be impacted। ये बेहद ज्यादा जरूरी कॉन्सेप्ट। पहला सवाल, if all the observations in a distribution are increased by 6 the variance of the distribution will increase by 6? No, only x bar will increase by 6 and standard deviation will not be impacted। But what will happen, standard deviation will not be impacted। So if all the observations in a distribution are increased by 6 the variance of the distribution will a increase, b be unchanged, c decrease and d none। The answer is it will be unchanged। The answer is it will be unchanged। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके लिए और इस एमसीक्यू से आधारित जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट भी यहां हमने समराइज कर दिया है। आई होप एवरीबॉडी इज विथ मी ऑन दैट। सारे लोग जो प्रेजेंट है कृपया मुझे थम्स अप देके ये बता दे कि आपको ये पॉइंट जो है समझ में आया है तो मैं आगे बढ़ सकूं। चलिए चलिए आगे बढ़ते हो अब थोड़ा फॉर्मूला की तरफ ध्यान देंगे। देखिए स्टैंडर्ड डिविएशन
is denoted by sigma. Sigma is equal to summation x minus x bar the whole square upon n का root. It can also be written as summation x square upon n minus sum x bar the whole square under the root. स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस में एक कनेक्शन होता है. स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो वेरिएंस का स्क्वायर रूट है, या यू कैन से दैट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर, या हम इस तरीके से कह सकते हैं वेरिएंस स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर. और इसके बेसिस पर काफी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे. इसके बेसिस पे काफी सारे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे. अब देखिए और समझने की कोशिश कीजिए. स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन डिविएशन और क्वार्टाइल डिविएशन में एक रिलेशनशिप होती है. ये रिलेशनशिप क्या है? 4 स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू 5 मीन डिविएशन इज इक्वल टू 6 क्वार्टाइल डिविएशन. इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप के ऊपर भी आपको काफी सारे एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे. इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप के ऊपर भी आपको काफी सारे एमसीक्यूज देखने को मिल जाएंगे. तो अगर मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन, इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कॉमा, द रिलेशनशिप बिटवीन क्वार्टाइल डिविएशन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज डैश. आपका पहला ऑप्शन है 3 स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू 2 क्वार्टाइल डिविएशन. दूसरा ऑप्शन है 3 क्वार्टाइल डिविएशन इज इक्वल टू 2 स्टैंडर्ड डिविएशन. 4 क्वार्टाइल डिविएशन इज इक्वल टू 3 स्टैंडर्ड डिविएशन. और फाइनली आपका आंसर आता है नन. तो आप इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए. पहली बार है, स्पून फीड कर रहा हूँ, बेहद ज्यादा आसान. आप सब जानते हो कि 4 स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू 5 मीन डिविएशन इज इक्वल टू 6 क्वार्टाइल डिविएशन. Therefore 4 स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू 6 क्वार्टाइल डिविएशन. अब हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं क्वेश्चन को देख करके स्टैंडर्ड डिविएशन और क्वार्टाइल डिविएशन में रिलेशनशिप, या क्वार्टाइल डिविएशन और स्टैंडर्ड डिविएशन में रिलेशनशिप. देखिए आसान है, कोई ज्यादा टेंशन लेने का काम नहीं, कोई ज्यादा टेंशन लेने का काम नहीं. इसी आपके आंसर को डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स. आपको आएगा 2 स्टैंडर्ड डिविएशन. आपको क्या आएगा? आपको आएगा 2 स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू 3 क्वार्टाइल डिविएशन. और ये आपका आंसर यहाँ पर है. 2 स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू 3 क्वार्टाइल डिविएशन. ज्यादातर स्टूडेंट्स इसमें मार खा जाते हैं क्योंकि वो एलएचएस आरएचएस में कंफ्यूज हो जाते हैं. एलएचएस आरएचएस के कंफ्यूजन की वजह से सारे स्टूडेंट्स जनरली इसमें मार खा जाते हैं. जैसा कि अभी मैं देख रहा हूं, मुझे एक स्टूडेंट ने आंसर दिया है ए. बेटा ए इज रॉन्ग आंसर. ए इज द रॉन्ग आंसर, क्योंकि ए में है 3 स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू 2 क्वार्टाइल डिविएशन. मैं मानता हूं कि ये सम स्कैनर का है, और स्कैनर में जो ऑप्शन है ना आपका बी, स्कैनर में ऑप्शन ए तरीके दिया हुआ है. मैंने इसको बस अभी थोड़ा स्पिन करके आपके सामने रख दिया. मैं जानता हूँ ये क्वेश्चन स्कैनर का है और स्कैनर में इसका आंसर ये है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, ना कि राइट ऑल्टरनेटिव का ऑर्डर, ना कि बाय हार्टिंग ऑफ दी एमसीक्यूज. जो एमसीक्यूज बाय हार्ट करने हैं वो थियरी होंगे. इस मैथमेटिकल लॉजिक में आप कुछ भी बाय हार्ट नहीं करेंगे, करना भी नहीं चाहिए. इस बात से सतर्क रहिए. क्या है वो क्राइम पेट्रोल का डायलॉग? सतर्क रहिए, सावधान रहिए. जय हिंद. ठीक है जी, ओके. अब आगे चलते. अब देखिए, द स्टैंडर्ड डिविएशन of the weight of some materials, oh sorry, of some members .
is 4.5 kgs. Standard deviation of the weight of some members. कितने हैं क्वेश्चन ने बोला नहीं है, कितने हैं क्वेश्चन ने बोला नहीं है. आपको सिग्मा दिया है विच इज 4.5. आपको n क्या है वो पता नहीं है. आफ्टर सम टाइम it was observed that each member was underweight by 0.5 kgs. What is the new standard deviation? Each member was underweight. My dear students, कहने का मतलब ये है कि आपके every x value is minus 0.5. You have to do minus 0.5 to every x value. My dear students, I don't know how many members are there. I don't know. But if I was to say one is 4 kg, for example, 5 kg, 8 kg, 6 kg, 7 kg, 10 kg. You are saying now it should be 3.5 kg. अंडरवेट है, आई बेग योर पार्डन, अंडरवेट है. ये अंडरवेट है तो इसको जगह पे ले आओ. ये बन जाएगा 5.5, ये बन जाएगा 8.5, ये बन जाएगा 6.5, ये बन जाएगा 7.5, ये बन जाएगा 10.5. माय डियर फ्रेंड्स, आपने हर एक इसमें 0.5 kg को क्या कर दिया, ऐड कर दिया. तो आपने यहाँ पे कर दिया चेंज इन ओरिजिन. इसकी वजह से एक्स बार इंक्रीज होगा, मैं मानता हूं. लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन, क्वार्टाइल डिविएशन, रेंज, मीन डिविएशन और वेरिएंस, इसको क्या होगा, इट विल नॉट बी इम्पैक्टेड. It will not be impacted. Therefore, if your alternatives are A, it will be less than 4.5. Number 4, it will be greater than 4.5. C, it will be equal to 4.5. And D, it is none. Since it will not be impacted, the SD will stay unchanged. Since it is not impacted by change in origin, not impacted by change in origin, right? SD will stay unchanged. Therefore, SD will continue to be how much? 4.5. Therefore, SD will continue to be how much? SD will continue to be 4.5. SD will be unchanged. Please keep this much in mind. SD will be unchanged. Please keep this much in mind. I hope your point सबको clear है. I hope your point सबको clear है. चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन एक बात को नोटिस करें, एक बात को नोटिस करें, यहाँ पर भी चेंज इन स्केल और चेंज इन ओरिजिन, इस पर ही आपसे सवाल पूछा गया है. इस पर ही आपसे सवाल पूछा गया है. आगे चलते हुए अब ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. इफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द वैल्यूज is equal to 3390, n is equal to 30, standard deviation is equal to 7, find the mean. क्या पूछता है क्वेश्चन? फाइंड द मीन. चलिए, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द वैल्यू. सबसे पहले एक बात को याद रखिए, जब भी हम वर्ड यूज करते हैं वैल्यू, ये होता है एक्स. सम ऑफ द स्क्वायर्स क्या होगा? समेशन एक्स स्क्वायर. सम ऑफ द स्क्वायर्स क्या होगा? समेशन एक्स स्क्वायर. अब देखें, आपको दिया गया है एन. समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन आपके पास आ गया. माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर. यदि मैं इसे अंडर रूट में डालू तो मुझे मिलता है स्टैंडर्ड डिविएशन, जो भी मुझे दिया गया है. तो इस फॉर्मूला में यदि मैं कहूं समेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3390, n is equal to 30, x bar I don't know, and standard deviation is equal to 7.
तो मैं यदि कहूं सिग्मा इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अंडर द रूट, तो 7 इज इक्वल टू अंडर द रूट 3390 डिवाइडेड बाय 30 माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर ले लूं तो ये हो जाएगा 49 इज इक्वल टू 3390 अपॉन 30 माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा 113 माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49। अब आ जाएगा एक्स बार द होल स्क्वायर, ये 49 इधर आ जाएगा, एक्स बार उधर चला जाएगा, इज इक्वल टू 64 एंड 64 एक्स इज इक्वल टू 8, एक्स इज इक्वल टू 8। प्लीज कीप दैट मच इन माइंड। पर्पसली इसमें मैंने आपको कोई ऑप्शंस दिए नहीं है, पर्पसली इसमें कोई ऑप्शंस मैंने आपको दिए नहीं है। इसकी वजह यह है कि ये क्वेश्चन सॉल्व करके ऑल्टरनेटिव ढूंढने वाला क्वेश्चन है। इसके अंदर आप कोई भी जो होता है म्यूचुअल एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे, इसे आप पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे तब जाकर के आपका आंसर आपको मिल जाएगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब आगे बढ़ते हैं। मीन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 100। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू 45%। फाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन। सबसे पहले एक बात याद रखिए, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या चीज, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का अपना एक फॉर्मूला है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज सिग्मा डिवाइडेड बाय एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100, सिग्मा डिवाइडेड बाय एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखें इसको लिखने के दो तरीके, आप ऐसा भी लिख सकते हो सिग्मा डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 45, आप ऐसे लिख सकते हो। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 0.45 is equal to sigma upon 100, therefore sigma is equal to 45, and over here sigma is equal to 45, sigma is nothing but स्टैंडर्ड डिविएशन। इस क्वेश्चन में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, इस क्वेश्चन में कुछ भी डिफिकल्ट है नहीं, और इस क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज की जांच पड़ताल की जा रही है, और वो जांच पड़ताल क्या है, आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इस टर्म का फॉर्मूला आता है कि नहीं आता है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एक्स बार, इस पॉइंट को अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए। इसमें मैं आप सबका अटेंशन ड्रॉ करूंगा इस क्वेश्चन के ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शन ए इज 45, ऑप्शन बी इज 0.45, ऑप्शन सी इज 4.5 एंड ऑप्शन डी इज 450। ये जो ऑप्शंस है ये क्लियरली कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं, जहां पे आंसर इज ऑफ कोर्स 45। लेकिन इंस्टीट्यूट ये जानती है कि स्टूडेंट्स को कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का ये फॉर्मूला आता है, लेकिन स्टूडेंट्स को क्या नहीं आता, स्टूडेंट्स को ये अरिथमेटिकल क्लैरिटी नहीं होती कि यदि आप इधर इंटू 100 ना करें तो आपका आंसर अपने आप में 45 आएगा, और यदि आप इधर इंटू 100 करें तो आपका आंसर भी अपने आप में 45 ही आएगा। ये एक अरिथमेटिकल क्लैरिटी, ये एक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स में नहीं होती। इसकी वजह से इंस्टीट्यूट आपकी मार्क्स खा सकती है, और ऐसे कंफ्यूजिंग ऑप्शंस देने के बाद जनरली 5 आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स टेंड टू गेट कंफ्यूज्ड। इस बात को भूलिएगा मत, इस बात को भूलिएगा मत। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। देखिए स्टैंडर्ड डिविएशन के आपको आते हैं दो फॉर्मूलास, समेशन एक्स माइनस एक्स बार दो होल स्क्वायर अपॉन एन को आप डालते हो रूट में, या फिर इसी फॉर्मूला को आप लिखते हो समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार दो होल स्क्वायर, और इसे भी आप रूट में लिख देते हो। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड डिविएशन का एक तीसरा फॉर्मूला भी है जो इन सबसे काफी विभिन्न है। फॉर्मूला है ए माइनस बी अंडर द मॉड्यूलस डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला अप्लाई करने की प्लीज ध्यान स्क्रीन पे दे। ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहले देयर मस्ट बी टू टर्म्स, देयर मस्ट बी टू टर्म्स। व्हाट डू आई मीन बाय टू टर्म्स? n इज इक्वल टू 2। अगर n इज 3
n is 4, n is 5, ये फॉर्मूला नहीं चलेगा। जब दो ही टर्म्स हो और उनका एसडी ढूंढना हो तभी जाकर के ये फॉर्मूला चलता है। तो अगर मैं कहूं कि अरिथमेटिक मीन ऑफ 8 and 4 इज 6, और मैं आपसे पूछूं कि वेरिएंस क्या है, ये बेहद सिंपल और एकदम ही चाइल्डिश क्वेश्चन है। यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं टू टर्म्स, मुझे केवल टर्म ए माइनस टर्म बी करके उसको मॉड्यूलस में लिखना है, उसको डिवाइड बाय 2 करना है, और इसका आंसर मेरा आएगा 2, और ये है स्टैंडर्ड डिविएशन। माय डियर फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर होता है वेरिएंस। सो 2 का स्क्वायर है 4, दैट इज इक्वल टू योर वेरिएंस, दैट इज इक्वल टू योर वेरिएंस। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया हो। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ए माइनस बी को मॉड्यूलस में डाला जा रहा है, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ए बी से बड़ा है या बी ए से बड़ा है। क्यों? कि उनमें जो भी रिलेशन हो, कोई किससे भी बड़ा हो, यहाँ पे मैं मॉड्यूलस साइन डाल रहा हूँ। इस मॉड्यूलस साइन के चलते हुए आंसर कभी भी आपका नेगेटिव नहीं आएगा। दो टर्म्स के डिफरेंस को यदि आप 2 से डिवाइड करें तो वो बन जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन। और ध्यान दे, एक्स बार भी इसका यही होगा, एक्स बार की इसका यही होगा। इस पॉइंट को याद रखना बेहद ज्यादा जरूरी है। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ टू टर्म्स, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ टू टर्म्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस ए माइनस बी अपॉन, इज इक्वल टू व्हाट? मॉड्यूलस ए माइनस बी अपॉन। इस पॉइंट को भूले ना, इस पॉइंट पे आराम से काम करें। चलिए आगे के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, आगे के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लेक्चर के साथ ही आपके नोट्स भी बना रहे हो। आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन अगेन मैं कहूंगा इंटरेस्टिंग। आगे का क्वेश्चन अगेन मैं कहूंगा इंटरेस्टिंग, इजी है, देखते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीन डिविएशन फ्रॉम मीन फॉर द नंबर्स 5, 8, 6, 3 एंड 4? आपके ऑप्शंस है 5.20, आपके ऑप्शन है 7.20, आपके ऑप्शन है 1.44, और आपके ऑप्शन है 2.23। देखिए और समझिए, आपके ऑप्शंस क्या है? 5, 8, 6, 3, 4। मीन डिविएशन फ्रॉम मीन इज इक्वल टू समेशन x माइनस एक्स बार अपॉन n। सबसे पहले आपको करना है कैलकुलेशन ऑफ x बार। x बार इज इक्वल टू 5 प्लस 8 13 प्लस 6 19 प्लस 3 22 प्लस 4 26 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5। 26 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 5.2। यहाँ पे आएगा x माइनस एक्स बार इन द मॉड्यूलस साइन। सो 5 minus 5.2 in the modulus sign, your answer is 0.2. 8 minus 5.2 in the modulus sign, your answer is 2.8. 6 minus 5.2 in the modulus sign is equal to 0.8. 3 minus 5.2 in the modulus sign is equal to 2.2. And finally 4 minus 5.2 in the modulus sign is equal to 1.2, which is equal to 7.2. My dear friends, summation x minus x bar in the modulus sign is equal to 7.2 and n is equal to 5. What is your MD from mean? It is 1.44 and your answer is option number C. And your answer is option number C. I hope ये बात सभी को समझ में आई हो। इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसको कैलकुलेटर पे करना बेहद ज्यादा आसान है। इसमें हक्का बक्का होने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसमें हक्का बक्का होने की कोई भी जरूरत नहीं है। आगे का सवाल, मैं इस क्वेश्चन को बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं क्योंकि बच्चे इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान दिया जाएगा। इफ द वेरिएंस ऑफ अ
random variable x is equal to 23, comma, what is the variance of 2x plus 10? बेहद ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल, बेहद ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल। एक बात को याद रखिए, रैंडम वेरिएबल हो जो भी हो, वेरिएंस है 23, तो मैं कहूंगा वेरिएंस इज इक्वल टू 23, therefore standard deviation square is equal to 23, therefore standard deviation which is equal to sigma is equal to root of 23। अब एक बात को याद रखिए, y is equal to 2x plus 10। प्लीज स्क्रीन पे फोकस करें। आपका रैंडम वेरिएबल है x, आपका रैंडम वेरिएबल है x, प्लीज इस बात पे फोकस करें। आपका रैंडम वेरिएबल है x, ये जो है ना, ये हो रहा है मल्टीप्लाई। क्या हो रहा है? ये मल्टीप्लाई। मल्टीप्लीकेशन को कहते हैं चेंज इन स्केल। मल्टीप्लीकेशन को क्या कहते हैं? चेंज इन स्केल। और एडिशन को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं चेंज इन ओरिजिन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये क्या होता है? चेंज इन ओरिजिन। डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन ये क्या होता है? चेंज इन स्केल। अब एक पॉइंट को याद रखें, स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस, रेंज, क्वार्टाइल डिविएशन, मीन डिविएशन, ये सारे किससे इंपैक्ट होते हैं? दे आर इंपैक्टेड बाय change in scale, and they are not impacted by change in origin. My dear friends, this will impact SD, and this plus 10 will not impact SD। इस बात को याद रखिए, याद रखिए। Variance is impacted by change in scale। अब वेरिएंस अपने आप में, अब देखिए y is equal to 2x। अगर मैं कहूं व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y, तो मेरा जवाब आएगा ये, दिस विल बी माय आंसर। मैं 2 का मॉड्यूलस ले लूंगा। स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए मॉड्यूलस लेना जरूरी होता है कि स्टैंडर्ड डिविएशन कांट बी नेगेटिव। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? वैल्यू ऑफ x is equal to root 23। therefore what is variance? Variance is equal to 2 modulus multiplied by 23 का square। what is the answer? 2 modulus is 2, 23 root का square is, मतलब ये root 23 हो गया। इसका यदि मैं स्क्वायर लूंगा, what is my answer going to be? The answer is going to be 4 multiplied by 23। the answer is going to be 92। what are my options here? Options are 56, 33, 46 and 90। what do I get as my answer? Answer is 92। इस पॉइंट को याद रखना बेहद जरूरी। इस क्वेश्चन को आप 5 स्टार्स इंपॉर्टेंस दे सकते हो। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि इस किस्म के क्वेश्चन इस अटेम्प्ट में आएंगे, क्योंकि ये जब क्वेश्चन आते हैं तो जनरली स्टूडेंट्स कहते हैं कि अटेम्प्ट जो था वो डिफिकल्ट आया था। चलिए देखते हैं। अब हम सब जानते हैं रेंज के कॉन्सेप्ट को। रेंज क्या है? रेंज इज नथिंग बट हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। हमारे ऑब्जर्वेशंस क्या है? 6, 4, 1, 6, 5, 10, 4, 8। जब पूछा जा रहा है रेंज क्या है, सबसे बड़ा ले लो 10, सबसे छोटा ले लो 1। रेंज क्या आ गया? 9। ऑप्शंस देखने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब आगे है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट अपॉन हाईएस्ट प्लस लोएस्ट।
अब देखें, इस फॉर्मूला में आप इंटू 100 भी कर सकते हो या इसको ऐसे ही रख सकते हो, वो आप पे सौंपते हो। इस 10 - 1 अपॉन 10 + 1 इंटू 100, आंसर इज 81.90। और एक बात, और एक बात, ऑब्जर्वेशंस ऑफ वेट अगर मैं कहूँ, क्या कहूँ, ऑब्जर्वेशंस ऑफ वेट, 6 kg, 4 kg, 1 kg, 6 kg, 5 kg, 10 kg, 4 kg और 8 kg। आपका आंसर हमेशा 81.19 है। सपोज मैं आपको ये ऑप्शंस दे रहा हूं, 81.19 kg, 81.19 grams, 81.19 or 0.8119। My friends, your answer will be 81.19। What will your answer be? Your answer will be 81.19। Now, why is that the case? Keep in mind, coefficient of range has no unit। What do I mean by no unit? ये केजीज में नहीं होता, ये रुपीस में नहीं होता, ये डॉलर्स में नहीं होता, ये ग्राम्स में नहीं होता, ये लीटर्स में नहीं होता, ये किलोमीटर्स में नहीं होता, ये माइल्स में नहीं होता, इसको यूनिट ही नहीं होती। दिस इज जस्ट अ नंबर। व्हाट इज दिस? दिस इज जस्ट अ नंबर। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज जब भी सिलेक्ट करने जाएंगे तो ऑलवेज रिमेंबर इट इज जस्ट अ नंबर। इट कैन नेवर बी kgs, grams, liters, rupees, dollars, kilometers, etc. It can never be that. It is just a number. What is it, my dear students? It is just a number. It is just a number. I want you to keep that much in mind. It is nothing beyond a number. It is nothing beyond a number. I hope everybody keeps that much in mind. I hope everybody keeps that much in mind. And I hope everybody will not make a mistake when it comes to this. Right. Now, next question. I want you to know one thing in mind, or I will tell you that this is a theory concept. तो ये मैं आपको लिखा दूंगा। ये थियरी कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि क्वार्टाइल्स जो होते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं ओजाइव कर्व, और हिस्टोग्राम जो होता है वो यूज होता है मोड के लिए। किसके लिए यूज होता है? मोड के लिए यूज होता है। तो इधर मैं लिख देता हूं मोड, और इसके सामने लिख देता हूं हिस्टोग्राम। सो ये है ग्राफिकल टूल, और यहाँ पे लिखता हूँ स्टैटिस्टिकल वैल्यू। यदि आपको सवाल पूछा जाए क्वार्टाइल्स को कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली, तो आपका आंसर होगा ओजाइव कर्व्स। और यदि आपसे पूछा गया कि आप मोड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपका आंसर होगा हिस्टोग्राम। इस पॉइंट को याद रखिए, ये थियरी क्वेश्चंस है। स्टूडेंट्स इसको पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं, और इसकी वजह से मार्क्स कहीं ना कहीं चले जाते हैं। अब आपसे एक बेहद इरिटेटिंग सवाल पूछता हूँ, तो अगर मीडियन होगा तो आप किससे करेंगे? आपका आंसर होगा ओजाइव कर्व। क्यों? एक बात याद रखिए, क्वार्टाइल्स 3 होते हैं, Q1, Q2 और Q3, और Q2 इज नथिंग बट योर मीडियन। तो अगर Q2 ओजाइव से हो रहा होगा तो मीडियन भी ओजाइव से ही होगा, क्योंकि Q2 और मीडियन एग्जैक्टली सेम होते हैं। Q2 और मीडियन एग्जैक्टली सेम होते हैं। आई होप एवरीबॉडी कीप्स दिस मच इन माइंड। आई होप एवरीबॉडी कीप्स दिस मच इन माइंड। नेक्स्ट, अगला सवाल, मीन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन of the marks of 10 students is 20 and 80 respectively. Mean and coefficient of variation. Mean माने x bar. Coefficient of variation is sigma upon x bar into 100. What is variance?
ये बेहद चाइल्डिश सवाल है, मैं ऐसे मानता हूँ। देखें, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन विच इज इक्वल टू 20। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन COV इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100 विच इज इक्वल टू 80। ठीक है जी। तो आपका सिग्मा अपॉन 20 इंटू 100 इज इक्वल टू 80। ये इधर गया और ये उस तरफ चला गया, तो आपका सिग्मा क्या है? आपका सिग्मा इज कमिंग टू हाउ मच? कैलकुलेट। सिग्मा इज कमिंग टू हाउ मच? your sigma is 16। यदि आपका सिग्मा इज 16, यदि आपका सिग्मा इज 16, तो आपका वेरिएंस क्या होगा? स्क्वायर ऑफ सिग्मा which is square of 16 which is equal to 256। what are your options? 256, 16, 25 and none। आपका आंसर क्या है? 256। आपका आंसर क्या है? 256। इस पॉइंट पे 1 मिनट ब्रेक लेंगे, रिकॉर्डिंग फिर से कंटिन्यू हो रही है। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे बिल्ड करना है और आगे के लेक्चर का रास्ता हमें नापना है। चलिए, अब मैं आपसे कहता हूं, इफ द सेम अमाउंट इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड from all the values of an individual series, comma, then the standard deviation and variance will be। My dear children, आपको याद होगा इसका आंसर कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होता है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये क्या होता है? ये होता है चेंज इन ओरिजिन। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये क्या होता है? चेंज इन स्केल। चेंज इन स्केल impacts variance and standard deviation, whereas change in origin does not impact variance and standard deviation। इस क्लैरिटी के साथ एमसीक्यूज कीजिए। मैं आपको एक यकीन दिलाता हूं, आप भले 70 मार्क्स का एमसीक्यू अटेम्प्ट करके आओ, इस क्लैरिटी से अटेम्प्ट करो, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि 65 मार्क्स आप स्कोर करो। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि आपके सारे आंसर सही आने वाले हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखिए, 70 में से 70 भी स्कोर किया जा सकता है यदि आपने 70 के 70 सम्स करेक्टली सॉल्व किए हैं, तो इंस्टीट्यूट किस हक से आपके मार्क्स काट सकते हैं? नहीं काट सकते। वो सारे रूमर्स है, वो अफवाहें होती है कि स्केलिंग डाउन होता है, ये होता है, वो होता है। कोचिंग क्लासेस वाले बच्चों के दिल में ना एक डर बिठा देते हैं कि इंस्टीट्यूट विल स्केल यू डाउन, विल डू दिस एंड डू दैट। अरे उन्हें जो करना है उन्हें करने दीजिए। स्केलिंग डाउन के डर से क्या आप एग्जाम ही अटेम्प्ट नहीं करोगे? स्केलिंग डाउन के डर से क्या आप सही आंसर नहीं लिख के आओगे? आप सही आंसर पे फोकस करो ना। आप ये ट्राई करो कि 70 एमसीक्यूज भी सॉल्व करूंगा तो 65 मेरे सही होंगे, उस पर फोकस करो। उसके आगे क्या करना? आई होप दैट्स क्लियर टू एवरीबॉडी। आई होप दैट्स क्लियर टू एवरीबॉडी। अगला सवाल बेहद पेचीदा सा सवाल है। Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 ये क्या है? फर्स्ट ऑप्शन कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। सेकंड ऑप्शन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। ले लो, ये एक ऑप्शन बन गया। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन या फिर कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन। व्हाट इज योर आंसर? दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन। व्हाट इज इट? दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन। इस बात को याद रखें, इस बात को याद रखें। अगला कॉन्सेप्ट बेहद ज्यादा जरूरी, बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो है स्टैंडर्ड डिविएशन of the first n natural numbers।
standard deviation of the first n natural numbers. What is it? It is equal to n square minus 1 upon 12 under the root. It is equal to what? N square minus 1 upon 12 under the root. Keep one thing in mind. Keep one thing in mind. Focus. Keep one thing in mind. Focus. Now, in the question, it is given to you that the standard deviation of the first n natural numbers is root 30. What is n? My dear friends, this is your question. The question is, what is n? Okay. N square minus 1 upon 12 is the standard deviation, and that is equal to root 30. Take the square on both the sides. N square minus 12. Oh, I'm so sorry. N square minus 1 upon 12 is equal to 30. अब यहां पर इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशन में एक बेहद बड़ा ब्लंडर है जो मैं आप तक पॉइंट करवा के लाना चाहता हूं. व्हाट हैज द ICAI डन? ICAI ने किया है n स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 360. उन्होंने 12 को वहां पे लेकर गए और उन्होंने बोला है कि n स्क्वायर इज इक्वल टू 361 और n इज इक्वल टू 19. मैं मानता हूं कि ये गलत है. मैथमेटिकली ये गलत है. सर ये क्यों गलत है? ध्यान दीजिए, इसका आंसर होना चाहिए ये n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12 इज इक्वल टू 30 तक मैं सहमत हूं. फिर n स्क्वायर अपॉन 12 माइनस 1 अपॉन 12 इज इक्वल टू 30 होना चाहिए, क्योंकि जब मैं कहता हूं a माइनस बी अपॉन सी इट इज इक्वल टू a अपॉन सी माइनस b अपॉन सी. इट इज नॉट a माइनस b इंटू 1 अपॉन सी. इस बात को याद रखिएगा. ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है, इंस्टीट्यूट की ये गलती है, ये गलत है. तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो आपका ये है क्या कहते हैं इसे 1/12 वो उस तरफ चला जाएगा और देखने में फिर आपका आंसर जो है समवेयर अराउंड 19 से ज्यादा आ जाएगा. लेकिन इंस्टीट्यूट ने ये किया है, हम भी यही करेंगे और इसकी वजह से आपके ऑप्शंस में 19, 20, 21 और नन में आप सिलेक्ट करेंगे 19. I hope everybody understands that n square minus 1 upon 12 is equal to 30 is n square upon 12 minus 1 upon 12 is equal to 30, which is equal to n square upon 12 is equal to 30 plus 1 upon 12. So n square upon 12 is equal to 360 plus 1 upon 12. Therefore, n square upon 12 is equal to 361 upon 12. Therefore, n square is equal to 361 upon 12 into 12. ये करे n square is equal to 361 and n is equal to 19. This is how this question should be solved. ये इस तरीके से सॉल्व किया जाने वाला क्वेश्चन है. इसे नोटिस करें कि आप इस 12 को डायरेक्टली वहां पे नहीं लेके जा सकते और इंस्टीट्यूट ने अपने मॉडल सॉल्यूशन के अंदर इसको 12 को डायरेक्टली वहां पे भेज दिया है. अब इंस्टीट्यूट है, माई बाप है, डेमी गॉड है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल वर्किंग जो उन्हें मॉडल सॉल्यूशन में देनी चाहिए थी वो है जो मैंने आपके सामने अब यहाँ पे प्रेजेंट करी हुई. इस बात को याद रखें. आगे चलते हैं. मैं अब इस क्वेश्चन को आपके टेक्स्ट बुक का या आपके स्कैनर सीरीज का या आपके इंस्टीट्यूट के पूछे गए क्वेश्चंस का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन मानता हूं. आपका सवाल है ये, स्टैंडर्ड डिविएशन इज डैश टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ मीन डिविएशन मल्टीप्लाइड बाय क्वार्टाइल डिविएशन. ये बेहद डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं मानता हूं, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स इसमें एक एरिथमेटिकल ब्लंडर करके फंस जाएंगे. तो चलिए इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं. हम जानते हैं कि 4 स्टैंडर्ड डिविएशन
इज इक्वल टू 5 मीन डिविएशन इज इक्वल टू 6 क्वार्टाइल डिविएशन। अब एक बात को समझने की कोशिश की जाए कि स्टैंडर्ड डिविएशन को इन दोनों के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाए। स्टैंडर्ड डिविएशन इज डैश टाइम्स, का मीनिंग है स्टैंडर्ड डिविएशन इज बीइंग एक्सप्रेस्ड। तो हर जगह पे आपको स्टैंडर्ड डिविएशन को कैलकुलेट करना है। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन की बात क्या होगी, तो 4 स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू 5 मीन डिविएशन। तो इसका मतलब क्या होता है, ये यहां ले लीजिए 4/5 स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू मीन डिविएशन। चलिए मुझे मीन डिविएशन का आंसर मिल गया, मुझे मीन डिविएशन का आंसर मिल गया। इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि 4 स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू 6 क्वार्टाइल डिविएशन, सो 4/6 स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू क्वार्टाइल डिविएशन, तो मुझे क्वार्टाइल डिविएशन का भी जवाब मिल गया। तो मुझे क्वार्टाइल डिविएशन का भी जवाब मिल गया। तो मैं ऐसा कहता हूं कि 4/5 स्टैंडर्ड डिविएशन मल्टीप्लाइड बाय 4/6 स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। देखिए मेरे दोस्तों, एक पॉइंट को समझिए, 4/5 स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू मीन डिविएशन। वो लिखने में थोड़ा सा एरर हो गया था मेरे से, कंफ्यूज ना होए। ये क्या है, 4/5 स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू मीन डिविएशन, और 4/6 स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू क्वार्टाइल डिविएशन। तो क्या मैं ये कहूं कि 16 स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर अपॉन 30 इज इक्वल टू मीन डिविएशन मल्टीप्लाइड बाय क्वार्टाइल डिविएशन। देखिए स्टैंडर्ड डिविएशन इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर हो गया, और 16/30 आपके सामने है। तो यदि मुझे स्टैंडर्ड डिविएशन चाहिए होगा तो मुझे क्या करना होगा, मुझे दोनों साइड का क्या करना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा। तो रूट लेता हूं मैं, लेकिन पहले इनको रिड्यूस करता हूं। 2 8s are 16 and 2 15s are 30. So 8/15 स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर इज इक्वल टू मीन डिविएशन मल्टीप्लाइड बाय क्वार्टाइल डिविएशन। लेकिन क्वेश्चन में इसका रूट दिया गया है, तो मैं यदि इसका रूट लूं तो इट विल बी 8/15 स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू रूट ऑफ md इंटू QD। सारे इससे सहमत है, होने चाहिए। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। 8/15 का रूट 8/15 ही रहेगा, 8/15 का रूट 8/15 ही रहेगा, और स्टैंडर्ड डिविएशन का रूट स्टैंडर्ड डिविएशन बन जाएगा। और यहाँ पे हम लोग मीन डिविएशन इंटू क्वार्टाइल डिविएशन ही करेंगे। स्टैंडर्ड डिविएशन is dash types of the root. My dear friends, currently I can say that root of mean deviation and quartile deviation is root of 8/15 times root of 8/15 times of SD। सवाल ये नहीं है कि MD SD का कितना है, सवाल ये है कि SD MD QD का कितना है। तो आपको ये रूट ऑफ 8/15 को उस तरफ लेके जाना पड़ेगा, तो आपका आंसर आएगा कि स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू 15/8 अंडर द रूट इंटू रूट ऑफ MD इंटू QD। तब आपका आंसर आएगा कि स्टैंडर्ड डिविएशन इज हाउ मेनी टाइम्स, इज इक्वल टू रूट अपॉन इज रूट 15/8 टाइम्स। देखें सारे बच्चे इधर ये देख करके यहां तक कैलकुलेट कर लेते हैं और दम तोड़ देते हैं। यह आपका आंसर नहीं है। क्यों, क्योंकि क्योंकि mean deviation and quartile deviation is root of 8/15 times standard deviation. But how many times is standard deviation? Standard deviation is root of 15/8 times of this. And the question is standard deviation is how many times of this? The answer is root of 15/8. Answer is root of 15/8. So this is why this is an important question. This is why this is an important question. मैं इस पे फिर से 2 मिनट चर्चा करना चाहूंगा। देखिए और समझिए कि 4 स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू 5 मीन डिविएशन इज इक्वल टू 6 क्वार्टाइल डिविएशन। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है स्टैंडर्ड डिविएशन इज डैश टाइम्स अंडर रूट ऑफ मीन डिविएशन मल्टीप्लाइड बाय क्वार्टाइल डिविएशन। सबसे पहले देखिए कि आपको मीन डिविएशन क्या है वो एस्टेब्लिश करना, और क्वार्टाइल डिविएशन क्या है वो एस्टेब्लिश करना। किसके टर्म्स में, SD।
सो आप करें एक्सप्रेस मीन डिविएशन इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, एक्सप्रेस मीन डिविएशन इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। तो चलिए करते हैं। 4 स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू 5 मीन डिविएशन, 4/5 स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू मीन डिविएशन। तो यदि मैं इधर मीन डिविएशन लिखता हूं तो दिस इज नथिंग बट 4/5 स्टैंडर्ड डिविएशन। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूं इंटू क्वार्टाइल डिविएशन। तो यहाँ पे मैं ये रूट साइन को वैसे रखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ 4/5 स्टैंडर्ड डिविएशन। अब आप क्या करें, अब आप एक्सप्रेस करें क्वार्टाइल डिविएशन in terms of standard deviation. 4 standard deviation is equal to 6 quartile deviation. So 4/6 standard deviation is equal to quartile deviation. ये quartile deviation की जगह पे आप क्या लिखेंगे, 4/6 स्टैंडर्ड डिविएशन। अब ये रूट को ऊपर रहने दीजिए, वो एक छत्र छाया है, एक एक रूफ है, एक छत है, उसको रहने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 4 जार 16, 5 6 जार 30, SD इंटू SD इज SD स्क्वायर। अब 2 8 2 15, अब देखें इंटू SD स्क्वायर, ये हो गया। अब यदि मैं कहूं ऐसे, तो दिस इज एब्सोल्युटली इक्वल। क्यों? क्योंकि मैंने बस इस रूट को सिंप्लीफाई कर दिया। मैंने क्या कर दिया, इस रूट को सिंप्लीफाई कर दिया। सो इंटू SD इज इक्वल टू रूट ऑफ MD इंटू QD। कि आखिर में तो ये इसकी कैलकुलेशन हो रही है। आपसे पूछा गया SD कितने बार है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, MD QD का रूट 8/15 है SD को, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ SD कितने बार है। तो ये अंडर द रूट 8/15 उधर चला जाएगा और ये हो जाएगा 15/8 MD इंटू। ये है आपका क्वेश्चन, और मैं इस क्वेश्चन को एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि ये इंस्टीट्यूट के आपके इस वाले चैप्टर का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ये सारे स्टूडेंट इसमें गलती करेंगे, सारे स्टूडेंट्स इसमें गलती करेंगे, इसके बारे में कोई दो मत है ही नहीं, इसके बारे में कोई दो मत है ही नहीं। सर यस, वो आपने हटा दिया क्या स्क्रीनशॉट लेना? लो ना। हाँ डन सर। ओके, चलिए आगे चलो, आगे चलो। क्वेश्चन, if the profits of the company remain the same for the last 10 months, what is SD of the profits? My dear friends, your answer is positive, your answer is negative, your answer is 0, and your answer is A और B। बहुत इंटरेस्टिंग है और कॉन्सेप्चुअल। प्लीज यहाँ पे ध्यान दे। लेट द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी बी डिनोटेड बाय X, दे रिमेन द सेम। तो चलिए, लेट द प्रॉफिट्स बी 10 10 10 10, कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब मुझे SD कैलकुलेट करना है, मुझे चाहिए होता है X माइनस X बार तो होल स्क्वायर। देखिए और समझे, ये केस में X बार इज इक्वल टू समेशन X अपॉन N, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 10। तो 10 माइनस 10 का स्क्वायर हर जगह पे क्या आएगा, 0 आएगा। And what is the formula? It is X minus X bar the whole square summation upon N under the root। यदि आपका न्यूमरेटर इज 0 हो तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। आपका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। ऑलवेज कीप वन थिंग इन माइंड, और ये कॉन्सेप्ट है आपको याद में रखना है। मेरे स्टैटिस्टिक्स के पहले लेक्चर को याद कीजिए, मैंने आपको बोला था स्टैंडर्ड डिविएशन is the deviation from mean. Deviation from mean. If mean
is unchanged, or if values are uniform, comma, standard deviation will be nil as there is no deviation. There is no deviation. क्या कोई प्रॉफिट 10 से हट रहा है? तो क्या चेंज हो रहा है? चेंज तो कुछ नहीं हो रहा बेटा, 10 पे ही है. देयर इज नो डेविएशन. व्हाट इज योर आंसर? योर आंसर इज 0. कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और कुछ नहीं. कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और कुछ नहीं. मैं इसे थियरी मानूंगा, लेकिन इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक सम का सहारा लिया. आप मुझे एक सवाल पूछ सकते हो, सर मुझे 15 लेके करना है, करके देखो. करके देखो. यहाँ पे आएगा 150/10, आपका आंसर आएगा 15. यहाँ पे क्या आएगा? 15 - 15 स्क्वायर, ये भी 0 ही आएगा. 18 लो, 20 लो, 40 लो, 400 लो, 4 लाख लो, 50 करोड़ लो, जो लेना लो, आंसर वही आएगा. आंसर वही आएगा. देयर इज नो डिविएशन. Always keep one thing in mind. When x minus x bar is equal to 0, standard deviation will be equal to 0. Why? क्योंकि x minus x bar 0 मतलब there is no deviation. Please keep that much in mind. When x minus x bar is equal to 0, it shows that there is no deviation. And when there is no deviation, standard deviation is 0. Automatically, variance is 0. Automatically, what is there? Variance is 0. Please keep this much in mind. अगला सवाल. अगला सवाल. ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. The appropriate ratio of standard deviation, mean deviation and quartile deviation is dash. आपको पूछता है कि अप्रोप्रिएट रेशियो है. तो चलिए पहले इन तीनों में कोई रिलेशनशिप है क्या? बिल्कुल है. 4 स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू 5 मीन डिविएशन इज इक्वल टू 6 क्वार्टाइल डिविएशन. अब इस बात को याद रखिए कि आपको रेशो चाहिए किसका. यहां देखे स्क्रीन पर, स्टैंडर्ड डिविएशन इज टू मीन डिविएशन इज टू क्वार्टाइल डिविएशन. ये आपको चाहिए. क्या चाहिए आपको? ये आपको चाहिए. तो एक पॉइंट को याद रखें, एक कॉमनैलिटी से सबको मल्टीप्लाई करें. एक कॉमनैलिटी से सबको मल्टीप्लाई करें. तो कॉमनैलिटी क्या होगी? देखे और समझे. देखे और समझे. सबको एक दूसरे में एक्सप्रेस करें. सबको एक दूसरे में एक्सप्रेस करें. स्टैंडर्ड डिविएशन, एक शॉर्टकट आपको बता रहा हूं, इज इक्वल टू मीन डिविएशन मल्टीप्लाइड बाय क्वार्टाइल डिविएशन. मीन डिविएशन इज इक्वल टू, मीन डिविएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन मल्टीप्लाइड बाय क्वार्टाइल डिविएशन, एंड क्वार्टाइल डिविएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन मल्टीप्लाइड बाय मीन डिविएशन. इस बात को याद रखें. इस बात को याद रखें. तो मीन डिविएशन मल्टीप्लाइड बाय क्वार्टाइल डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन इनटू क्वार्टाइल डिविएशन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इनटू मीन डिविएशन. इस बात को याद रखें. नाउ माय डियर फ्रेंड्स, 4 स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू 5 मीन डिविएशन इज इक्वल टू 6 क्वार्टाइल डिविएशन. अब एक सिंपल फंडा याद करें. आपने करना है ये, आपने करना है ये, मीन डिविएशन इनटू क्वार्टाइल डिविएशन. मीन डिविएशन 5, क्वार्टाइल डिविएशन 6, यहां लिख दे 30. स्टैंडर्ड डिविएशन इनटू क्वार्टाइल डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन इनटू क्वार्टाइल डिविएशन, यहां पे लिख दे 24. स्टैंडर्ड डिविएशन इनटू मीन डिविएशन, यहां पे लिख दे 20. और ये आपका काम खत्म. और इसको आप 2 से डिवाइड कर दे, आपका आंसर क्या आएगा? 15:12:10. और आपके रेशियोज के आंसर्स आपके स्क्रीन पे ला रहा हूं. 3:4:5 नहीं हो सकता. 2:3:4 भी नहीं है. 15:12:10 ये आपका जवाब है. और 5:6:7 ये अगला है. इसमें क्या किया मैंने स्टैंडर्ड डिविएशन को एक्सप्रेस किया एज मीन डिविएशन टू क्वार्टाइल डिविएशन. मीन डिविएशन इज स्टैंडर्ड डिविएशन क्वार्टाइल डिविएशन, क्वार्टाइल डिविएशन इज स्टैंडर्ड डिविएशन मीन डिविएशन. इनके कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करवा दिया और यहाँ पे आपके सामने रख दिया. और फाइनली इस रेशो को बस रिड्यूस करके आपके सामने ला दिया और ये आपका आंसर यहाँ पे रेडी हो. यकीनन मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन, क्वार्टाइल डिविएशन के ये 2 क्वेश्चंस
इस चैप्टर के सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, ये मैं मानता हूं। इसे वेरी इंपॉर्टेंट का करार दे, इसे वेरी इंपॉर्टेंट का करार दे, और इंश्योर करें कि ये क्वेश्चन आपके रिवीजन में आप एक बार कम से कम सॉल्व करें, एक बार कम से कम आप इसे सॉल्व करें। ये बेहद ज्यादा जरूरी क्वेश्चन, ये बेहद ज्यादा जरूरी क्वेश्चन, इसको छोड़िएगा मत, इसको छोड़िएगा मत। अगला सवाल भी एक इंपॉर्टेंट सवाल, अगला सवाल भी एक इंपॉर्टेंट सवाल। देखें और समझे, आपको कहा गया है कि कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन इज इक्वल टू 1/4। आपको कहा गया है कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन इज इक्वल टू 1/4, और आपसे पूछा गया है Q3/Q1 कितना है, और आपके आंसर्स आपको दिए गए हैं 5/3, 4/3, 3/4 और 3/5। देखिए और समझे, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन इज इक्वल टू Q3 minus Q1 upon Q3 plus Q1, which is equal to 1/4। अब देखिए और समझे कि Q3 minus Q1 is equal to what? Q3 minus Q1। अब देखें, समझने की कोशिश करें कि किसी एक को आपको कहीं दूसरे साइड में लेके जाना पड़ने वाला है, राइट? सो Q3 minus Q1 is equal to what? See, you have to take 4 here and you have to take this over there. So Q3 minus Q1, right? What are you going to do? You are going to multiply it by 4, and Q3 plus Q1, you are going to multiply it by 1. So Q3 minus Q1, finally it comes down to like this. ये वहां और ये यहां. This is Q3 plus Q1 is equal to 4Q3 minus 4Q1. अब Q3 को उस तरफ ले आइए, Q1 को उस तरफ ले जाइए. 4Q1 plus Q1 is equal to 4Q3 minus Q3. 5Q1 is equal to 3Q3. 5Q1 is equal to 3Q3. आपसे पूछा गया Q3 upon Q1, तो Q3 को मैंने यही रखना है. तो 5 is equal to 3 Q3 upon Q1, और 3 को उस तरफ ले जाएं. What is your answer? 5/3. What is your answer? Your answer is 5/3. Please be sure of this. Please be sure of this. ये भी एक अच्छा है, इजी क्वेश्चन है. मैं नहीं मानता कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है. अब फिर से आपसे अगर पूछा जाए, इफ ओरिजिन इज शिफ्टेड बाय 5, ध्यान दीजिए, ओरिजिन इज शिफ्टेड बाय 5, इसका मतलब क्या है? सपोज x bar is equal to 15 and 5 is added or subtracted to all values. इससे इम्पैक्ट क्या होगा? अरिथमेटिक मीन विल शिफ्ट. अगर एडेड होगा तो इंक्रीज होगा, सब्ट्रैक्टेड होगा तो माइनस होगा बाय 5. मीडियन विल शिफ्ट, एडेड होगा तो ऐड होगा, माइनस होगा तो माइनस होगा बाय 5. मोड विल शिफ्ट बाय 5. पर वेरियंस, स्टैंडर्ड डिविएशन, क्वार्टाइल डिविएशन, मीन डिविएशन, रेंज विल बी अनअफेक्टेड. सर आप ये इतने बार क्यों कर रहे हो? आईसीआई को जाके पूछो मैं इतने बार क्यों करूं. वो लोग पूछते हैं तो मैं आपको करवा रहा हूं, नहीं पूछेंगे तो मैं नहीं करवाऊं, है ना? आईसीआई को पूछिए भैया आपको इस कॉन्सेप्ट से इतनी क्या डेडिकेशन है,
इतनी क्या सिंपैथी है कि आप यही कॉन्सेप्ट हर बार पूछ के बच्चों को फेल कराते हो? अब फेल करा के दिखाओ। अब ये तो हमको आता है, पॉसिबल ही नहीं है। अब ये इतना स्पून फेड हो चुका है कि आप इसमें आपके नींद में भी मिस्टेक करने को आपको अलाउड नहीं है। आप इसमें आपके नींद में भी मिस्टेक नहीं कर सकते हो, इस बात को याद रखें। अब देखें, अब देखें, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन जो होते हैं ना, ये दो किस्म के होते हैं। सबसे पहले होता है एब्सोल्यूट, और दूसरा होता है रिलेटिव। और दूसरा क्या होता है? रिलेटिव। एब्सोल्यूट में क्या होते हैं? रेंज, मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन, और स्टैंडर्ड डिविएशन की वजह से उसका बड़ा भाई वेरिएंस भी इधर आ जाता है। लेकिन रिलेटिव क्या होते हैं? वो जो दो टर्म्स में एक रिश्ता बनाते हैं। तो जब भी आपको दिखता है ना कोएफिशिएंट, हमेशा याद रखिए इस बात को कि कोएफिशिएंट ऑफ एनीथिंग, भले वो वेरिएंस हो, या वो क्वार्टाइल डिविएशन हो, या वो मीन डिविएशन हो, या वो अ, अपना अपना रिग्रेशन हो, या कुछ भी हो, वो हमेशा क्या होगा भाई? वो रिलेटिव होगा। तो एब्सोल्यूट एक्स वैल्यूज पे डिपेंड करते हैं, और रिलेटिव दो लोगों में एक रिश्ता इस्टेब्लिश करके दे देते हैं। ऑल कोएफिशिएंट विल ऑलवेज बी रिलेटिव। ऑल कोएफिशिएंट will always be relative measures of dispersion. All coefficient will always be relative measures of dispersion. इसका स्क्रीनशॉट ले। ये बहुत अच्छा थियरी का आपको एक चार्ट मिल गया है। जनरली स्टूडेंट्स ऐसा बाय हार्ट करते हैं, 4 क्वेश्चन रॉन्ग करके उनको पता चलता है कि ये 3 जो है ये एब्सोल्यूट है, ये 3 जो है वो एब्सोल्यूट है। 4 क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ये 3 जो है वो एब्सोल्यूट है। फिर वो बोलने लगते हैं कि चलो चलो कोएफिशिएंट है तो वो रिलेटिव है। अपने चार्ट देखना है, एग्जाम में चले जाना है, बस काम हो गया। अब आगे देखो, आपसे पूछा गया है कि स्टैंडर्ड डिविएशन of 1 to 9 natural numbers is dash. My dear friends, keep one thing in mind. 1 to 9 are the first 9 natural numbers. Screen पे ध्यान, are the first 9 natural numbers. इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये 9 हो, ये 18 हो, ये 56 हो, या 76 हो। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ फर्स्ट n natural numbers is equal to n square minus 1 upon 12 का रूट। n square minus 1 upon 12 का रूट। 81 minus 1 upon 12 का रूट। सो द आंसर इज 80 डिवाइडेड बाय 12 जो है का रूट। आपका आंसर है 2.581। 98889747। सर ये तो मोबाइल नंबर लिख दिया। हाँ यार, लिख दिया, क्या करूं, ऑप्शन ही नहीं देना चाहता। ऑप्शन में लिखिए 6.65, 2.58, 6.75 or 5.62. What is your answer? 2.58. What is your answer? 2.58. So with this, we have completed a majority, or rather, what majority? What majority? चलो एक आखिरी थियरी क्वेश्चन एज अ पार्टिंग थॉट आपके साथ में सॉल्व कर लूं। एक आखिरी थियरी क्वेश्चन एज अ पार्टिंग थॉट आपके साथ में सॉल्व कर रहा हूं। ये थियरी क्वेश्चन कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ इंपॉर्टेंट है। ये थियरी क्वेश्चन मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, और पर्पसली लास्ट कर रहा हूं। देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग measures of dispersion is used for finding
consistency between the series. My dear friends, consistency, ये जो होता है ना consistency, is always found or calculated by using a relative measure of dispersion. इस बात को याद रखिएगा। अब आप जानते हो कि एब्सोल्यूट कौन से है और रिलेटिव कौन से, तो मैं कहता हूं क्वार्टाइल डिविएशन। मेरे दोस्तों क्वार्टाइल डिविएशन क्या है, एब्सोल्यूट या रिलेटिव? एब्सोल्यूट। दूसरा ऑप्शन स्टैंडर्ड डिविएशन, वो क्या है, ये भी एब्सोल्यूट। नेक्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ये क्या है, ये रिलेटिव है। और चौथा इंस्टीट्यूट को क्यों नन लिखना होता है पता नहीं, वो यहाँ पे आपको और रेंज भी लिख सकती थी, कुछ भी लिख सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं लिखा, तो आपका जवाब है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, इसी के साथ आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन का सफर खत्म होता है, और 12 से 15 मार्क्स स्कोर करने के लिए आप अब एनेबल्ड हो। हमने इस चैप्टर के अंदर कम से कम ना बोल के भी 45 to 50 क्वेश्चंस इकट्ठे सॉल्व किए हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये वीडियोस को देखें एक दफा, और उसके बाद पूरा का पूरा आपका पास्ट इंस्टीट्यूट का प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करें। मैं आपको गारंटी देता हूं 95% प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर पाएंगे। जो 5% आप नहीं कर पाएंगे, डाउट्स, क्वेश्चंस और क्वेरीज मुझ तक पहुंचाएं, उसको सॉल्व करने की जिम्मेदारी मेरी है। Thank you so much for your valuable time, patience and attention. I will see you tomorrow. Bye bye.